नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विकास की बातों से दूर भागती बीजेपी की, देश को मुश्किल में डालने के लिए पीएम पर रिसर्च की। बात करेंगे प्रशांत किशोर का क्या है नया प्लान, राज ठाकरे की कैसे बढ़ रही हैं मुश्किलें। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आपकी बढ़ती मुश्किल की, पीएम मोदी के विदेश दौरे की, और बुलेटिन के आखिर में बात वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज भी नहीं आया मुंबई कोर्ट का फैसला। नवनीत राणा की जमानत पर बुधवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला। निर्दलीय सांसद ने किया था मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। एआईसीसी प्रभारी का कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को पत्र। हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में की सिद्धू के खिलाफ एक्शन लेने की अपील। कहा नवजोत सिंह सिद्धू पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई। कल देश में मनाई जाएगी ईद। दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में पुलिस का अलर्ट। असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी विशेष नजर। शेयर बाजार में दर्ज हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 85 अंक की गिरावट के साथ 56,976 अंक पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 33 अंक की गिरावट के साथ 17,069 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। इनकी आवाजों के नीचे महंगाई, बेरोजगारी, विकास जैसे अहम मुद्दों की आवाज दबा दी गई है या फिर दबाई जा रही है। बीजेपी को चिंता सिर्फ चुनाव की रहती है। इसके लिए साल भर तैयारियां चलती रहती हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर हरियाणा बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में बीजेपी नेताओं ने विकास को लेकर जो बातें की, उससे साफ हो गया कि विकास बीजेपी की राज में तो नहीं हो पाएगा। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि बाकपटुता और अपनी वाहवाही करने में पीएम मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम पर ऐसी राजनीति करते हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाकर उस पर विकास के वादों की परत चढ़ा देते हैं। अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर बीजेपी के नेता भी चलने लगे हैं। तभी तो हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि कोई गड्ढों की बात करे तो तुम देश की बात करना, कोई गंदगी की बात करे तो तुम राम मंदिर की बात करना। ये अनोखी सलाह देने वाले हरियाणा के प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। उन्होंने सरकार की कमियों को छिपाने की सलाह देते हुए कहा कि गौरव को विकास के ऊपर रखेंगे तो कोई बहस में नहीं पड़ेगा। अगर कोई सड़क के गड्ढे की बात करे तो उससे कहें कि देश बचाना जरूरी या गड्ढा जरूरी। सड़क के गड्ढे की बहस में उलझे तो लोग छोटे से सुराख को भी खाई बताने लगेंगे। अगर कोई पत्रकार कहे दो काले कोने देखो तो उससे कहो ये सफेद कोना देखो। उन्हें धारा 370 और राम मंदिर बताओ। डॉक्टर साहब का ज्ञान यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ज्ञान के मोती बिखेरते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कभी अच्छे बुरे की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता केवल सड़क गड्ढे की आलोचना तक सीमित रहते हैं। पार्क में जाते हैं तो लोग 1 घंटे तक पार्क में दीवार, झूले की समस्या गिनाते रहते हैं। ऐसे लोगों को बताओ कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया। सरकार केवल उनके भले के लिए ही सोचती है। बीजेपी में ज्ञानी नेता केवल डॉक्टर कमल गुप्ता नहीं है, बल्कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कार्यकर्ताओं को अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो नहीं हुआ उस पर फोकस ना होने दें, जो हुआ है उस पर फोकस करें। जो लोगों का फोकस अपने हिसाब से तय कर सकेगा वही जीतेगा। चाणक्य ने भी कहा कि अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, समस्याओं को लेकर बात मत करो, लोगों को धारा 370 राम मंदिर के बारे में बताओ। पार्टी के एक कार्यकर्ता की ओर से जब काम ना होने का सवाल उठाया गया तो धनखड़ ने कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं, कोई ऐसी बात ना कहे जिससे हमारी पार्टी, हमारी सरकार को नुकसान हो। ऐसा कहने वाला या तो पार्टी विरोधी है या बेवकूफ है। ऐसी बातें हमें कमजोर बनाती हैं। बीजेपी नेताओं के कहने का मतलब साफ है कि बुरा मत बताओ, केवल अच्छा दिखाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। अब इनकी सलाह के बाद सवाल उठता है कि क्या ऐसे विकास करेगी मोदी सरकार? विकास की बात ना करेंगे और ना ही इसका जवाब देंगे। सवाल कुछ भी हो, जवाब राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही दिया जाएगा। बीजेपी नेता विकास से दूर भाग रहे हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मोदी सरकार की नीतियों ने देश की आर्थिक हालत खराब कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। देश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बेरोजगारी और महंगाई नए नए रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांट रही हैं। दो समुदायों के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से
देश की छवि भी धूमिल हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से बिजली की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा देश बिजली संकट से गुजर रहा है, जिसको लेकर राहुल ने ट्वीट करके लिखा, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी को नफरत का बुलडोजर रोककर देश के पावर प्लांट चलाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि देश में और उसमें रहने वाले लोगों की पीएम मोदी को चिंता है। राहुल ने एक बार फिर बिजली संकट पर केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने 20 अप्रैल को ही मोदी सरकार से कहा था कि उन्हें देश में नफरत का बुलडोजर छोड़कर पावर प्लांट शुरू करना चाहिए। आज देश में कोयले और बिजली की कमी की वजह से तबाही का माहौल पैदा हो गया है। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बिजली और कोयले की किल्लत की वजह से छोटे उद्योग नष्ट हो जाएंगे। इससे और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस चिलचिलाती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल और मेट्रो को रोकने से भारी वित्तीय नुकसान होगा। कांग्रेस देश के हालात पर लगातार जनता और केंद्र सरकार को चौकन्ना करती रहती है, लेकिन मोदी सरकार की नींद अब तक नहीं खुल पाई है। अब देखना होगा कि राहुल के इस हमले के बाद बीजेपी क्या पलटवार करती है। पीएम मोदी की नीतियों ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को मुश्किल में फंसा दिया है। देश को बचाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बातें विपक्षी दल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी बदलाव का दावा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने राजनीति में आने का संकेत दे दिया है। तो क्या है पीके का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ये नाम देश की राजनीति में चुनाव जीतने की गारंटी बन चुका है। पीके जिसके साथ होते हैं उसे जीत मिलती है, ऐसा माना जाता है। बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी हर दल ने पीके का कमाल देखा। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर कांग्रेस में सोनिया गांधी से मिलकर ऐसा ही कमाल रखने का मंसूबा पाल रहे थे, जो फिलहाल पूरा नहीं हो सका। और अब पीके ने राजनीति में एक नई भूमिका निभाने का फैसला कर लिया है। पीके अब किंग मेकर की जगह खुद किंग बनने की राह पर चल रहे हैं। खबर है कि पीके बिहार से राजनीति की नई शुरुआत करने वाले हैं। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल के अनुभव के बाद रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, बल्कि राजनीति की नई शुरुआत करेंगे। पीके ने सोमवार को ट्वीट कर नई घोषणा की और ये संकेत दिया कि वो दोबारा अपने गृह राज्य बिहार की जनता से मुखातिब होंगे, जहां उनका सियासी आधार हो सकता है। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट में कहा, लोकतंत्र में प्रभावशाली योगदान देने की उनकी भूख और लोगों के प्रति कार्यनीति तैयार करने में मदद करने का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। अब मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। आपको बता दें कि कांग्रेस में बात न बनने के बाद प्रशांत किशोर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। 4 साल पहले बिहार में उनका संक्षिप्त राजनीतिक कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के साथ शुरू हुआ था। तब उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 16 महीने बाद ही उन्होंने मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल होगी और जनसंपर्क करने के नए उन्नत तकनीक के साथ लॉन्च होगी। पार्टी का नाम क्या होगा, फिलहाल इसको लेकर अब तक उन्होंने कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पीके जल्द ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीके ने राज्य का दौरा करने की योजना बनाई है और सत्तारूढ़ भाजपा जनता दल यूनाइटेड गठबंधन से दूर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने से परहेज किया है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, वहीं पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जानवी दास है, जो असम के गुवाहाटी में डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जानवी का एक बेटा है। प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन की बात करें तो वो 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से चर्चा में आए थे। उन्हें एक बेहतरीन चुनावी रणनीति
रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। हमेशा से वो पर्दे के पीछे रहकर अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में शामिल होकर उनकी नई राजनीतिक शुरुआत करने के संकेत लगाए जा रहे थे, जिसे पीके ने स्वयं ही खारिज कर दिया। राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने से ज्यादा मुश्किल राजनीतिक दल बनाना होता है। पीके की आगे की रणनीति पर अब सभी की नजरें होंगी, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा नजरें महाराष्ट्र पर लगी हुई हैं। राज ठाकरे ने बीते दिनों औरंगाबाद में रैली की, जिसमें उन्होंने रैली की तमाम शर्तों को ताक पर रख दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज के खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद गहराता जा रहा है। हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। रविवार को औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मंच में रैली को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख ने साफ किया कि ईद के बाद अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लाउडस्पीकर पर दुगनी वॉल्यूम के साथ हनुमान चालीसा बजाएंगे। लेकिन अब अपने इस बयान पर राज ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। अगर अब राज ठाकरे कोई कदम उठाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने अपने भाषण से सरकार को जो धमकी दी है, उसके बाद वो पुलिस के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक राज ठाकरे के भाषण की टेप मंगवाकर पुलिस उसे सुन रही है। इसके बाद पुलिस राज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। जिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली थी, उसे पूरा किया गया या नहीं, और अगर उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो फिर राज ठाकरे पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिया है। आपराधिक इतिहास वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस हिरासत में ले सकती है। इसके लिए रैली के बाद पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं राज ठाकरे को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी घेरा है। AIMIM सांसद इम्तियाज अली ने राज की कल की रैली के बाद पुलिस से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपील की है। तो वहीं इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हमारे मुंह में भी जुबान है। राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे, हम भी इसका जवाब उसी अंदाज में दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर बवाल मचा है, उससे साफ है सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को BMC चुनावों तक जिंदा रखना चाहते हैं। तो वहीं इन सब के बीच राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राज ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। उनका भाषण ही उनकी मुसीबत बढ़ाता दिख रहा है। पुलिस राज ठाकरे पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। राज ठाकरे मुश्किल में दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी मुश्किल में दिख रही है। जिस नेता को आपका प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, पार्टी की जगह वो किसी और का प्रचार कर रहा था। अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और अब सभी दलों की नजरें आगामी चुनावों पर हैं। वहीं पंजाब में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी खुद को मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन पंजाब में जीत के बाद से आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और सरकार विफल नजर आ रही है। बिजली संकट को लेकर तो पहले ही आप सरकार की किरकिरी हो रही है। अब एक और मुद्दे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और पार्टी को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है, और वो मुद्दा है खालिस्तान का। जहां हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई झड़प के चलते आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी, वहीं अब आपके ही एक नेता के ट्वीट ने पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आपके सोशल मीडिया इंचार्ज हरप्रीत सिंह बेदी ने ट्विटर पर खालिस्तान के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने खालिस्तान की मांग करने को संवैधानिक अधिकार भी बताया। हरप्रीत सिंह बेदी ने ट्वीट कर कहा, खालिस्तान की मांग संविधान के मुताबिक है तो ये गलत कैसे है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कथित रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की करेंसी की फोटो भी शेयर की। हालांकि ट्वीट के वायरल होने के बाद उन्होंने ट्वीट के साथ ही अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। वहीं मामले में फंसती हिमाचल प्रदेश आप ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह बेदी के विचार निजी हैं, ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं। बेदी को पार्टी से निकाल दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए पार्टी संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान बनाने की मंशा
रखने के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और बाद में कुमार विश्वास को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। अब आप कितनी भी सफाई दे, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार बनते ही खालिस्तान की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए सवाल उठना तो लाजमी है। खैर, अब अपनी बिगड़ी छवि को सुधारने के लिए पार्टी और क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी अब सफाई दे रही है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन ये सफाई लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। आप मुश्किल में हैं तो मुश्किल में देश भी फंसा हुआ है। देश कई परेशानियों का सामना कर रहा है और पीएम मोदी इस दौरान विदेश यात्रा पर चले गए हैं। तो क्या है पीएम की यात्रा का प्लान और विपक्ष क्यों साध रहा है पीएम पर निशाना? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा में आज पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दौरे पर जाने से पहले कहा था कि मेरी ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरा यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पीएम मोदी जर्मनी के बाद 3 मई को डेनमार्क पहुंचेंगे और उसके बाद पेरिस की यात्रा पर रहेंगे। यूरोपीय देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने के इरादे से पीएम मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज के साथ छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में शामिल होने वाले हैं और फिर शाम को बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी बर्लिन पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। भारत माता की जय के नारे लगे। इस बीच पीएम मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की और एक बच्चे का गाना भी सुना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी के यूरोप दौरे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। टीएमसी ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ऐसे वक्त में विदेश यात्रा पर हैं जब देश संकटों से घिरा हुआ है। देश में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पाठ पर सियासी बवाल मचा हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों से जनता में हाहाकार है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की हालत बद से बदतर कर दी है। देश के कई राज्यों में धर्म के नाम पर टकराव हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बिजली संकट पर केंद्र सरकार को घेरा है। देश कोयले की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से राज्यों में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लोगों से माफी मांगने को कहा है। जब देश गंभीर हालात से जूझ रहा है और देश का मुखिया विदेश यात्रा पर हो तो सवाल उठना लाजमी है। और बुलेटिन के आखिर में बात वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि सरकार अब कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती। अब वैक्सीन लगवाना लोगों की मर्जी पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोविड मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है तो वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आज खबरों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी भी नागरिक को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आंकड़ों को भी सार्वजनिक करने को कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता बिना अनुमति के नहीं भंग की जा सकती। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा की जाती है और किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही वैक्सीन को अनिवार्य कर लोगों का बैन करना भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। वैक्सीन नीति वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में फैसला करने के लिए अदालत के पास विशेषज्ञता नहीं है। ऐसे में किसी राय के साथ कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि मौजूदा वैक्सीनेशन नीति को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संस्थाओं के साथ ही सभी अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वैक्सीन नहीं लगाए जाने पर रखे गए प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उसका यह निर्देश केवल कोरोना से जुड़ी स्थिति के लिए है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।